हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूँ आप सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है कल्ब शाह फ्रॉम कल्ब शाह लीगल सहायता .com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर कल्ब शाह लीगल सहायता .com। चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, चाहे इनकम टैक्स रिटर्न हो, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिफंड के लिए आपको ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ मिलेगी लीगल सहायता .com। एक्सपोर्ट की कुछ बातें करते हैं और आज का हमारा विषय है आइस गेट रजिस्ट्रेशन और एडी कोड रजिस्ट्रेशन ऑन आइस गेट न्यू वेबसाइट। उन्हें उसके लिए उन्होंने एक एडवाइजरी जारी करी है। उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे स्टाफ श्री पृथ्वी भाई गिडवानी जी को, जो हमारे जीएसटी रिटर्न और जीएसटी रिफंड के साथीदार हैं और वो डिपार्टमेंट वही संभालते हैं। हाय पृथ्वी भाई, नमस्ते कह रहे हैं। तो हम हमारी जो एक बेहतर से बेहतर टीम है वो आपको लीगल सहायता देगी, चाहे जीएसटी रिफंड हो। जीएसटी एक्सपोर्ट में दो प्रकार के से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, हालांकि तीन प्रकार से कर सकते हो। एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी और दूसरा एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी बट परचेज एट 0.1%। यानी तीन प्रकार से एक्सपोर्ट हुआ। यानी कि आप पहला एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आई जीएसटी, मतलब एक्सपोर्ट में पूरा जीएसटी पूरा पे करो और पूरा रिफंड ले लो। पूरा पे करते समय अपने खरीदारी पे जो भी जीएसटी पे किया है उसका अगर आपका सप्लायर है वो ऑनेस्टली गवर्नमेंट में वो जीएसटी जमा करा देगा तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो आपको सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 100 में माल खरीदा, 18% जीएसटी लगाया सप्लायर ने और आपने 120 में बेचा तो आपको 120 का 18% 21 रुपया 60 पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और गवर्नमेंट आपको 21 रुपया 60 पैसा पूरा वापस देगी। वो 21 रुपया 60 पे करने के समय आपको 18 रुपये क्रेडिट से पे करना है और 3 रुपया 60 पैसा कैश से पे करना है। ये हो गया एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। और उसमें आपका शिपिंग बिल ही आपका रिफंड एप्लीकेशन हो जाता है, अलग से रिफंड एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपका एडी कोड और आईएफएससी कोड उस पोर्ट पे करेक्टली रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में, जीएसटीआर 1 में टेबल 6A में एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में आपको अमाउंट एज पर शिपिंग बिल डालनी है। आप शिपिंग बिल खोलोगे तो वहां पे आपको मिलेगा आईजीएसटी अमाउंट और आईजीएसटी वैल्यू। तो एक्सपोर्ट अमाउंट में आईजीएसटी वैल्यू डालनी है और आईजीएसटी अमाउंट में आपको आईजीएसटी की जो शिपिंग बिल में अमाउंट दिख रही है वो डालनी है। शिपिंग बिल में एग्जैक्ट जो इनवॉइस नंबर डाला है वो नंबर डालना है। तो आपका एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का रिफंड ऑटोमेटिक मिल जाता है। अगर फिर भी नहीं मिलता तो हो सकता है आपके जो शिपिंग लाइन है यानी कि सीएच है और सीएच के ऊपर जो शिपिंग कंपनी उन्होंने ईजीएम फाइल नहीं किया हो तो आपको उसके लिए आइस गेट में जाके ट्रैक करना पड़ेगा ईजीएम वगैरह। तो ये हो गया एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो ऐसी एक्सपोर्ट की बहुत सारी बातें हैं और बातें करते रहेंगे, बातें समझाते रहेंगे। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी। आज का विषय उस पर आते हैं। दूसरा है अंडर एलयूटी। आज के विषय से पहले एलयूटी में क्या होता है, आप एक्सपोर्ट में कोई जीएसटी पे नहीं करते लेकिन खरीदारी समय जो 18 पे किया उसका रिफंड फाइल कर देंगे। उसके लिए अलग से रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, थोड़े से डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं जैसे बिल ऑफ लीडिंग, शिपिंग बिल, पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस, डिक्लेरेशन। जीएसटीआर 2A 2B से एक डिक्लेरेशन और एक एनेक्सर बनता है वो हम आपको बना के देंगे। और एक तीसरा है 0.1% पे। 0.1% पे जिस सप्लायर से आप माल लेते हो उस सप्लायर का जीएसटी नंबर और इनवॉइस नंबर आपके अपने शिपिंग बिल में इनकॉर्पोरेट करना है। उसके लिए अलग से वीडियो भी बना हुआ है। तो लेट्स कम टू द टुडेज टॉपिक, आइस गेट रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों आइस गेट रजिस्ट्रेशन के लिए नया एडवाइजरी आया है। तो सबसे पहले आपको आइस गेट पे न्यू वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे आपको हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, हेल्प में जाना है, वहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स मिलेगा। ट्यूटोरियल्स में आपको यूज़र मैन्युअल डाउनलोड करना है। यूज़र मैन्युअल में रजिस्ट्रेशन मैन्युअल जो 12/10/2023 की है वहाँ से आप पूरा ट्यूटोरियल्स ले सकते हो और वो पीडीएफ ही मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है। तो उसी की सारी बातें करेंगे। और आइस गेट रजिस्ट्रेशन की सबसे पहली और बड़ी रिक्वायरमेंट अब नई उन्होंने जो डाली है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो है कि आपको डिजी लॉकर में आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन करना होगा, कोई भी एक डायरेक्टर का। दूसरी बात, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जीएसटी और डीजीएफटी में सेम होना चाहिए और सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको आइस गेट में रखना है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप सब जगह पे एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल आईडी रखो। अब अगर आप एक एंटिटी हो तो एक ही नंबर और एक ही आईडी रखो। तो जीएसटी में अगर आपका ईमेल आईडी चेंज है तो आप जीएसटी में नॉन कोर फील्ड में जो
ईमेल आईडी होता है वो चेंज कर सकते हो, तो वो आइसगेट में चेंज हो जाए, यानी कि आइसगेट रजिस्ट्रेशन करते समय आपको वहाँ पे दिख जाएगा। कैसे दिखेगा मैं अभी थोड़ी ही देर में बताता हूँ, तब तक आप मैनुअल का अलग अलग से रोल्स है, उसमें हमें इंपोर्टर एक्सपोर्टर में जाना है, हमारा इंपोर्टर, और ये अलग अलग से उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म दिए, हाउ टू स्टार्ट करके उन्होंने बताया, तो स्टार्ट कैसे करना है वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे न्यू वेबसाइट में जाइए, न्यू वेबसाइट में यहाँ पे रजिस्टर नाउ कीजिए। रजिस्टर नाउ करते समय आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने पिछले 15 दिन में आइसगेट रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करी है तो आपका एक रेफरेंस आईडी क्रिएट हो चुका होता है, तो आपको कंटिन्यू विद रेफरेंस आईडी करना है, और अगर आपने रेफरेंस आईडी क्रिएट नहीं किया तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन अगर रेफरेंस आईडी क्रिएट करा है तो रेफरेंस आईडी से ही जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, यहाँ पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर सिलेक्ट करना है। बहुत सारे रोल्स है, ईसीसीएस, कस्टम ब्रोकर, एयरलाइन, ईसेल, ई सील वेंडर, ट्रेन ऑपरेटर्स, फ्रेट फॉरवर्डर, शिपिंग लाइन, कंसोल एजेंट, कस्टोडियन। तो ज़्यादातर मेरे पास इंपोर्टर एक्सपोर्टर आता है तो मैं ये, या फिर कस्टम ब्रोकर आता है तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर कंटिन्यू करना है, फिर आपका आईसी नंबर और जीएसटी नंबर आपको डालना है। तो मैं यहाँ से आईसी नंबर और जीएसटी नंबर डालूंगा। फिर आईसी और जीएसटी नंबर डालते ही मुझे वो बता देगा कि आपका आईसी में मोबाइल नंबर कौन सा है और ईमेल आईडी में ईमेल आईडी कौन सा है। जीएसटी में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कौन सा है, वैसे आईसी में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कौन सा है। तो दोनों में से किसी एक, देखो ये कंपनी है उसमें दोनों ही सेम है, जीएसटी नंबर ये है, उसका ईमेल आईडी ये है, लेकिन पूरा नहीं दिखाएगा। ईमेल आईडी का कुछ पीछे का कट जाएगा, बीच में से कट जाएगा, और मोबाइल नंबर का भी बीच के अंक कट जाएंगे। तो मैं क्या कहता हूँ कि दोनों ही जगह में से किसी और एक को आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आईसी में से मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर आगे बढ़ूंगा प्रोसीड करके। लेकिन मेरा आइडियल इसमें दोनों, इस कंपनी में दोनों ही जगह दोनों ही चीज़ें सेम है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और गवर्नमेंट बोलती क्या है कि उसी नंबर और इसी ईमेल आईडी से आप आइसगेट पे भी रजिस्ट्रेशन करो, यानी कि आप एंटिटी एक हो तो सब जगह पे सेम रखो आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी। तो प्रोसीड करता हूँ, तो दोनों पे एक एक ओटीपी जनरेट करूंगा। मैं एक बार वीडियो पॉज करके जनरेट ओटीपी करके क्लाइंट से ओटीपी मंगा के आगे का वीडियो करता हूँ। तो दोस्तों ईमेल दे दिया है, ओटीपी, मोबाइल ओटीपी दिया है, इस तरह से 2 बार टिक हो जाएगा ओटीपी डालने के बाद। फिर यहाँ पे आपको करना है, फिर यहाँ पे आपका रेफरेंस आईडी क्रिएट हो चुका है। देखिए रेफरेंस आईडी क्रिएट हो चुका है। फिर आपके पास दो ऑप्शन है, प्रोसीड लेटर और प्रोसीड नाउ। तो आपको रेफरेंस आईडी वर्ड फाइल वगैरह में कॉपी कर लेना है ताकि आपका रेफरेंस आईडी कहीं आपसे चला ना जाए। तो रेफरेंस आईडी ठीक है, रेफरेंस आईडी कॉपी कर लेते हैं, और रेफरेंस आईडी से अब बाकी का काम आप कभी भी कर सकते हो। हर बार फिर आपको ओटीपी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोबाइल और ईमेल के। फिर आपको सिर्फ रेफरेंस आईडी से आगे बढ़ना। आई वांट टू प्रोसीड लेटर, प्रोसीड टू रोल रजिस्ट्रेशन, इसमें लिखा भी है कि आप बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हो। फिर मेरा इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे दो टैब है, डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिटेल ऑफ ऑथोराइज पेरेंट यूजर। तो ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे आईसी कोड दिख जाएगा, नीचे नाम दिखेगा, ऑर्गेनाइजेशन का जीएसटी नंबर, ईमेल आईडी। फिर यहाँ एंटिटी टाइप आपको सिलेक्ट करना है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड वगैरह। फिर यहाँ पे अटेस्ट अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आईसी, तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आईसी अटैच करनी है जिसका मैक्सिमम साइज 1500 KB हो सकता है। तो सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है जिसपे कंपनी का साइन लगेगा, सॉरी डायरेक्टर का साइन लगेगा और कंपनी का स्टैंप लगेगा। तो सेल्फ अटेस्टेड मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेसिस। हाँ, और जो फाइल का नाम है उसमें कोई भी स्पेस नहीं रखना है। देखो यहाँ पे दिख रहे हो, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा नाम दिख रहा है, तो उसकी जगह मेरे को सिर्फ आईसी करना पड़ेगा, क्योंकि नाम में अगर स्पेस हो गया तो वो आगे ही नहीं बढ़ने देगा। बोलो, ये भी नया कुछ आया है, तो कोई बात नहीं, नई नई चीज़ें तो हमेशा सीखती रहनी चाहिए ना। तो फिर देखो अब हो गया ना, अब क्या टेंशन। अभी नेम ऑफ द ऑथोराइज पेरेंट यूजर, अभी आपका कोई एक डायरेक्टर होगा जिसका आपको वैलिडेट ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा डिजी लॉकर पे, तो वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और नाम पैन कार्ड और आधार कार्ड में कट टू कट सेम होना चाहिए। मैं यहाँ पे जो नाम है पैन कार्ड और आधार कार्ड के हिसाब से वो यहाँ पे डाल रहा हूँ। फिर उसका पैन नंबर, डायरेक्टर का पैन नंबर डालना है, कंपनी का नहीं डालना है। डायरेक्टर के पैन नंबर होगा, इंडिविजुअल होगा तो चौथा अंक पी होगा पर्सन का। फिर यहाँ पे वैलिडेट करना है, अगर पैन के हिसाब से ये नाम होगा तो यहाँ वैलिडेट हो जाएगा।
वैलिडेट हो रहा है, हो गया, पैन वैलिडेट वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया। फिर वेरीफाई आधार हियर, यहाँ पे फिर आपको वेरीफाई आधार करना है। और फिर लास्ट में अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑथोराइजेशन लेटर, यहाँ पे ऑथोराइजेशन लेटर का भी कुछ फॉर्मेट दिया है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। मैंने उसमें बोर्ड रिजोल्यूशन प्लस ऑथोराइजेशन लेटर मैंने दोनों ही अपलोड कर दिया। इसमें फिर भी आ गया, फिर से एक बार आ गया कि आप वो मत करो, क्या बोलते हैं, स्पेस मत डालो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BR प्लस ऑथोराइजेशन लेटर, दोनों मिक्स करा है मैंने, तो मैंने प्लस में स्पेस छोड़ी थी तो वो मैं हटा दी, BR प्लस ऑथो ऐसे कर दिया। तो अभी मैं अटैच कर रहा हूँ BR प्लस ऑथो को, और वो कैसे करता है वो काम करूँगा। उससे पहले मैं आधार वैलिडेट आधार पे बटन दबाऊंगा तो मुझे डिजी लॉकर पे ले जाएगा। डिजी लॉकर पे मुझे उसका मोबाइल नंबर डालना है, और या तो यूज़र नेम डालना है, पिन डालना है। ठीक है सर, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, तब तक के लिए वीडियो पॉज करता हूँ। तो दोस्तों, हम पिन का इंतज़ार कर रहे हैं आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, तब तक हम आपसे बात करेंगे और कैसे क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। वैलिडेट आधार करने के लिए उसका आधार नंबर डालना पड़ेगा, फिर आधार का जो डिजी लॉकर होगा, डिजी लॉकर का पिन जरूरी है। देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, डिजी लॉकर में पिन नंबर तो डालना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। यहाँ पे वैलिडेट आधार पे दबाओगे तो मोबाइल नंबर और पिन डालना पड़ेगा, फिर साइन इन करना पड़ेगा। तब तक उसकी हम रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। अगर आपका सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन है तो आपको आइस गेट 2.0 पे यानी कि न्यू वेबसाइट पे जाके अपडेट में जाना है। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करना चाहूँगा कंट्रोल प्लस बटन से जी। यहाँ पे लॉगिन करोगे तो पर्सनल डिटेल्स आएगा, पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे आपको आएगा अपडेट, अपडेट बटन दबाओगे DSC के साथ में तो वहाँ से आपका अपडेट हो जाएगा। DSC अपडेट से आपका सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन डिजिटल सिग्नेचर वाले रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा था, एग्जिस्टिंग सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन यूजर्स ऑफ आइसगेट need to IceGate 1.0 need to upgrade their simplified registration to DSC based registration on IceGate 2.0 to access various services. The following screen is for dashboard where simplified users can add their DSCs to upgrade the DSC based registration users. वहाँ पे सिर्फ आपको DSC अपडेट करनी है। फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले रोल सिलेक्शन करो, वेरिफिकेशन ऑफ GST हमने कर दिया, वेरिफिकेशन ऑफ यूज़र आईडी कर दिया, वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कर दिया। अभी हम फाइलिंग एंड सबमिशन ऑफ रोल्स कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। द यूज़र ईमेल आईडी रजिस्टर्ड विथ GST, द यूज़र्स ईमेल आईडी रजिस्टर्ड विथ GST आपके पास होना चाहिए। कौन सा GST पे जो रजिस्टर्ड है और मोबाइल नंबर जो GST में रजिस्टर्ड, दोनों का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। इसी तरह GST में जो मोबाइल DGFT में जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी उसका एक्सेस होना चाहिए। फिर की डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सेल्फ अटेस्टेड IEC कोड विथ साइन स्टैंप लगेगा, एक अथॉरिटी लेटर लगेगा, और बाकी के डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता हूँ। शायद क्लाइंट जी का कॉल आ रहा है तो मैं 1 सेकंड के लिए पॉज। तो क्लाइंट 3 बोल रहे हैं कि अभी वो OTP नहीं दे पाएंगे, इसके लिए हम बाकी की PDF समझ लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले आपके पास सेल्फ अटेस्टेड IEC कोड का अच्छा सा प्रिंट लो, उस पर साइन स्टैम्प करो, उसे कंप्यूटर से स्कैन करो। मेरी खास आग्रह है कि आप कंप्यूटर स्कैन डॉक्यूमेंट ही अपलोड कीजिए। फिर दूसरा क्या चाहिए, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव पेरेंट यूजर मस्ट कीप दिस डॉक्यूमेंट हैंडी, वैलिड पैन नंबर अपलोड नहीं करना, लेकिन वो पैन नंबर को ऑथेंटिकेट करना है। जैसे अभी आपने किया ना, पैन नंबर के हिसाब से नाम डालो और उसका पैन नंबर डालो, तो पैन नंबर और आधार कार्ड में सेम नाम होगा, तो ये आगे जाके वो आधार भी ऑथेंटिकेट डिजिटल लॉकर से होगा। आधार लिंक्ड विद डिजी लॉकर, DSC एंड सेल्फ अटेस्टेड डिजिटल सिग्नेचर, मतलब इस प्रकार की पेन ड्राइव आती है, वो पेन ड्राइव। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो छोड़िए ना लीगल चिंता दोस्तों, अपना ही आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर कल्पशाह लीगल सहायता.com, www.legalsahayata.com। फिर सेल्फ अटेस्टेड सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑथोराइजेशन लेटर इशूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑन आइसगेट एज मेंशन इन एनेक्सर B, नीचे फॉर्मेट दिया ही गया है, उसकी चर्चा बाद में करते हैं। फिर द नेम एंटर्ड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म मस्ट मैच विद द नेम इन पैन रिकॉर्ड्स। आप फॉर्म में जो नाम डाल रहे हो और अथॉरिटी लेटर में भी जो नाम डाल रहे हो उसका नाम एग्जैक्ट पैन नंबर के हिसाब से होना चाहिए। काइंडली रेफर एनेक्सर A फॉर डिटेल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ईच रोल। एडिशनली यूजर मस्ट ऑल्सो यूज एनेक्सर B wherein general guidelines pertaining to the registration process are
प्रोवाइडेड फॉर यूजर्स। अब ये सब स्टेप तो हमने करके देखे। यहाँ पे हमने क्या करके देखा, कस्टम ब्रोकर की जगह आईसी होल्डर इंपोर्टर एक्सपोर्टर सिलेक्ट करके देखा था। फिर जीएसटी नंबर की जगह हमने सब डाला था। ये कस्टम ब्रोकर का तो इतना सारा जीमेल था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने ने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई कर दिया। ये सारे स्टेप हमने ऑलरेडी कर दिए। वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल आईडी भी हो गया, रेफरेंस आईडी भी अपना क्रिएट हो चुका। प्रोसेस फॉर रोल रजिस्ट्रेशन, रोल रजिस्ट्रेशन में हमने प्रोसीड टू रोल रजिस्ट्रेशन किया, रोल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी भर दिया। यहाँ पे कस्टम ब्रोकर की जगह हमने आईसी होल्डर सिलेक्ट किया था, एंटिटी टाइप में हमने प्राइवेट लिमिटेड वगैरह सिलेक्ट किया था, उन्होंने भी एक सैम्पल फाइल दी है। फिर यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज पेरेंट यूज़र में हमने नेम ऑफ द एफ कार्ड होल्डर की जगह हमने आईसी का जो डायरेक्टर है उसका नाम डाला था, उसका पैन नंबर डाला था। फिर उसको यहाँ पैन वैलिडेट किया, फिर यहाँ पे आधार से वैलिडेट आधार कर रहे थे। उसका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर तो वो डिजी लॉकर से ही वो कैचअप कर लेगा, वहाँ से उठा लेगा। The user can choose to save partially filled form as a draft for completing it later by clicking on save as draft। अगर आपको आधा फॉर्म जो भरा हुआ है, मैंने यहाँ पे भी आधा भी भरा हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने पैन नंबर डाल दिया और वैलिडेट करना बाकी, तो ये फॉर्म भी मैं अभी भी सेव एज ड्राफ्ट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद पार्शियली फॉर्म भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, मैंने आपको दिखा दिया। पार्शियली फिल्ड फॉर्म कैन ऑल्सो बी सेव्ड। द सेव्ड फॉर्म विल बी अवेलेबल बाय प्रोवाइडिंग रेफरेंस नंबर, जो हमने आगे बात करी, रेफरेंस से आप आगे का काम कर सकते हो। सेविंग द एप्लीकेशन फॉर्मेट एज ड्राफ्ट, द यूजर कैन सेव द फॉर्म इन ड्राफ्ट मोड टिल सबमिशन। द यूजर नीड्स टू क्लिक ऑन द बटन, क्लिक ऑन द सेव एज ड्राफ्ट एंड बटन एंड द एप्लीकेशन फाइल बाय द यूजर वुड बी सेव्ड इन ड्राफ्ट मोड। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दबा के बताया। फिर आगे के फॉर्म में क्या आएगा, डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद डिक्लेरेशन आएगा लास्ट में। बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन द यूजर मस्ट डिक्लेयर दैट ऑल इन्फो प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन इज करेक्ट एंड शुड ऑथोराइज सीबीआईसी टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। यहाँ पे टिक टिक करके सबमिट बटन कर देना है, फॉर्म सबमिशन, ठीक है। उसके पहले फिर यहाँ पे रोल रेफरेंस आईडी सो एंड सो हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड रेफरेंस ट्रैकिंग नंबर इज REG, यानी रजिस्ट्रेशन करके ऐसा आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा। फिर रजिस्टरिंग यूजिंग रेफरेंस आईडी, अगर रेफरेंस आईडी आपका ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है तो कंटिन्यू विद रेफरेंस आईडी करना है, और बाकी के स्टेप सेम टू सेम है। रेफरेंस आईडी आप यहाँ डालोगे, रेफरेंस आईडी डालने के बाद एक OTP मांगेगा, OTP मोबाइल या ईमेल पे आएगा, ईमेल पे आने के बाद डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज पेरेंट यूजर, जो जिसका आपने डिजी लॉकर पे आधार कार्ड से आधार कार्ड से नाम एज पर पैन कार्ड है कि नहीं वो वेरीफाई करना पड़ेगा। और बाकी का स्टेप सेम टू सेम है जो हमने आगे देखा। अभी डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए ऑथोराइजेशन लेटर और डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, और एंटिटी डॉक्यूमेंट में IEC कोड चाहिए, CHA को CHA लाइसेंस, ऑथोराइजेशन लेटर, एफ कार्ड, जी कार्ड, DSC चाहिए। DSC कौन सी होनी चाहिए, क्लास 3 की डिजिटल सिग्नेचर लगेगी, एनक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। क्लास 3 की डिजिटल सिर्फ साइनिंग लगेगी, 3 साल की वैलिडिटी वाली लो, बेस्ट रहेगा। हम आपको किफ़ायती दाम में अगर सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर चाहिए तो भी कुरियर कर देंगे क्या, तो आप इसके लिए कॉल कीजिए 800000285250। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर कल्पशाह लीगल सहायता.com, जिसमें आपको एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल, नॉलेजेबल प्रोफेशनल की सर्विसेज मिलेगी, और जिससे आप अपनी टैक्स फाइलिंग, फिर लीगल सहायता यानी कि लीगल कंप्लायंसेस, टैक्स कंप्लायंसेस को आसानी से पूरा कर सकोगे। यानी कि आपको बिजनेस पे फोकस करना है, छोड़िए ना लीगल चिंता यार, लीगल चिंता हमको दे दीजिए, कोई चिंतित मत होइए सर। फिर क्या लिखा है सूचना में, ईच डॉक्यूमेंट लिस्टेड अबव मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड एंड लेजिबल। लेजिबल मतलब पढ़ सके ऐसा होना चाहिए। ज़्यादातर लोग मोबाइल से स्कैन करते हैं, उसमें लाइटिंग का प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो लोग बोलते हैं लेजिबल नहीं है, पढ़ाई नहीं दे रहा है मुझे। द डॉक्यूमेंट मस्ट बी स्कैन्ड इन कलर फॉर्म, ये कलर कॉपी आपको स्कैन करनी है। IEC का तो कलर कॉपी वैसे कैसे होगा, ठीक है, IEC तो ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, तो उसका कलर कॉपी भी आप ले सकते हो, लेकिन आइडियली कलर लेना। JPG या PDF चलेगी, फाइल साइज 1500 KB यानी 1.5 MB। सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ ऑथोराइजेशन लेटर एज पर एनेक्सर C शुड बी प्रोवाइडेड। और उसको साइन कौन करेगा, एनेक्सर C के अथॉरिटी लेटर को प्रोपराइटर फर्म में प्रोपराइटर सिलेक्ट करेगा, जो अकेला मालिक होता है,
ऑल पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप में सारे पार्टनर साइन करेंगे। इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी एलएलपी में मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स या मेजोरिटी ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में सारे को करनी है। समझ लो 8 है तो 8 के 8 पार्टनर साइन करेंगे। एलएलपी में मेजोरिटी को करना है और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में भी मेजोरिटी डायरेक्टर्स को करना है। और कंपनी या एलएलपी में, अगर आपकी कंपनी में एलएलपी में या कंपनी में अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना कंपलसरी है तो कंपनी सेक्रेटरी भी ये बोर्ड रिजोल्यूशन या अथॉरिटी लेटर साइन कर सकती है, क्लियरली रेफरिंग टू एंड एनक्लोजिंग देयर विद अ बोर्ड रिजोल्यूशन। ठीक है, फिर गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइंस क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑन आइसगेट कैन ओनली बी डन विद ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर एज रजिस्टर्ड विद जीएसटी नंबर एज वेल एज डीजीएफटी इन केस ऑफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर। यानी कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो तो जीएसटी वाले ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो या तो फिर डीजीएफटी से भी कर सकते हो। एज वेल एज का मतलब होता है और, मतलब ये या ये। इन केस आप शुरू में गए थे तभी आपने दो ऑप्शन चुने थे ना, या तो आईसी वाला मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चूज करो या जीएसटी वाला करो। इन केस द यूजर वांट्स टू रजिस्टर विद डिफरेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स द सेम विल नीड टू बी अपडेट। अगर आपको कोई और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से करना है तो वो पहले जीएसटी की प्रोफाइल में या डीजीएफटी की प्रोफाइल में जाके अपडेट करो। जीएसटी में जाओगे तो आपको नॉन कोर फील्ड में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और डीजीएफटी में जाओगे तो मॉडिफाई आईसी करना पड़ेगा। IEC number and or other details filled in during the registration process should match with the respective self attested copy। जो आप IEC की कॉपी अपलोड कर रहे हो वो उसी का काम कर रहे होंगे ना, कोई दूसरे का तो काम कर नहीं रहे होंगे, तो वो IEC तो मैच होगा ही होगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मैच विद द नेम मेंशन्ड इन ऑन द पैन नंबर जो होगा कंपनी का, उसका पैन और IEC में जो नाम है वो मैच होना चाहिए। नेम ऑफ द ऑथोराइज्ड पर्सन मस्ट मैच विद द नेम एज पर पैन एंड आधार। उसका नाम, जो ऑथोराइज पर्सन है उसका नाम आधार कार्ड और पैन कार्ड में कट टू कट सेम होना चाहिए, इंक्लूडिंग उसका सरनेम का ऑर्डर। जैसे कि किसी का नाम है XYZ, X नाम है, Y पिताजी का नाम है, Z सरनेम है, तो XYZ दोनों में सेम होना चाहिए पैन कार्ड और आधार कार्ड में। समझ लो कि आधार कार्ड में XYZ है और पैन कार्ड में ZXY कर दिया, यानी सरनेम पहले ले ली तो नहीं चलेगा। रेफरेंस आईडी जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज वैलिड फॉर 15 डेज। अगर रेफरेंस आईडी क्रिएट कर दिया तो 15 दिन के लिए वैलिड है। आइसगेट आईडी वुड बी जनरेटेड बाय द सिस्टम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज अप्रूव्ड। जैसे पूरे सबमिट बटन दबा दिया गवर्नमेंट चेक करेगी, अप्रूव करेगी, ऑटो अप्रूव्ड नहीं है। डीएससी अपलोडेड मस्ट बिलोंग टू द ऑथोराइज्ड पर्सन एंड शुड नॉट बी एक्सपायर्ड। अब कई लोग एक्सपायर्ड डीएससी से करते हो, दूसरी एक चौकन्नापन करूँ तो आप नियर टू एक्सपायरी वाला भी डीएससी मत लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको 2-3 महीने के बाद आप करने जाओगे तो फिर आपको डीएससी अपलोड करना पड़ेगा। बेटर है फ्रेश 3 साल की डीएससी हमसे खरीदिए और उससे कीजिए, या हमसे पूरा ही काम करवाना चाहे तो हम आपको पूरा काम करके दे देंगे। Specific guidelines where the entity is proprietor, name of the proprietor should match with that on the self-attested copy of IEC uploaded by the applicant। IEC में जो proprietor का नाम है सेम वो का वही नाम पैन कार्ड में होना चाहिए और वो का वही नाम आधार कार्ड में होना चाहिए, शॉर्ट में proprietor के केस में। In case the name of the applicant is not mentioned on the IEC, self-attested scanned copy of authorization letter from the proprietor needs to be अपडेट। अगर आप प्रोपराइटर बहुत बड़ा बन गया है तो किसी और को ऑथोराइज भी कर सकते हैं, उसके लिए अथॉरिटी लेटर नीचे आएगा, रेफर सी। फिर गाइडलाइंस वेयर एंटिटी इज पार्टनरशिप, नेम ऑफ द एंटिटी शुड मैच विद दैट मेंशन ऑन द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द लाइसेंस अपलोडेड बाय द एप्लीकेंट। जो आईसी कोड में, आईसी कोड जो लाइसेंस है उसका नाम और एंटिटी का नाम कट टू कट मैच होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड ऑथोराइजेशन लेटर ऑथोराइजिंग द पेरेंट यूजर टू रजिस्टर ऑन आइसगेट बिहाफ। यानी कि जो बंदा है, आप सारे पार्टनर में से एक पार्टनर को चुनो जो आपका पेरेंट यूजर माना जाएगा और वो आपकी फर्म के बिहाफ पे, पार्टनरशिप के बिहाफ के आइसगेट पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, करेगा, तो उसको अथॉरिटी लेटर में पेरेंट यूजर बनाना है। वो कैसे, वो नीचे आएगा। ऑथोराइजेशन लेटर में पार्टनरशिप में और भी डिटेल में गाइडलाइन दी है। ऑथोराइजेशन लेटर शुड बी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स एज डिस्कस अगेन। एप्लीकेंट शुड बी ऑथोराइज फॉर आइसगेट, वो तो फॉर्मेट उन्होंने दे ही दिया है, लेकिन उसमें उस लेटर में स्पेसिफिकली वो जो पेरेंट यूजर जिसे समझ 5 पार्टनर उसमें से एक को आप ऑथोराइज कर रहे हो तो ऐसा स्पेसिफिकली लिखना होना चाहिए कि ए इज ऑथोराइज फॉर आइसगेट रजिस्ट्रेशन। नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड द फर्म सील सेम शुड बी अफिक्स विद देयर रेस्पेक्टिव सिग्नेचर ऑन द ऑथोराइजेशन लेटर। वहाँ पे नाम साई और सिक्का दोनों ही करना है, सिग्नेचर और स्टैम्प सील दोनों ही करना है। ऑथोराइजेशन लेटर शुड बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द फर्म, कलर लेटर हेड होना चाहिए। आप ब्लैक एंड व्हाइट में वर्ड में बना दोगे फिर नहीं चलेगा, ब्लैक बनाते हो तो कैनवा में बनाओ ना, canva.com में मस्त बनेगा। वर्ड में बनाओ तो थोड़ा वर्ड का स्किल्स यूज करो, कलर बलर करो। रिफर टू एनेक्सर सी फॉर सैम्पल, ठीक है। फिर एलएलपी में क्या, नेम ऑफ द एंटिटी शुड मैच विद द मेंशन इन द स्कैन कॉपी, वो तो हो ही गया, सेम सब जगह सेम है।
एप्लीकेंट कैन अपलोड बोर्ड रिजोल्यूशन एज वेल एज, ये लोग क्या एज वेल एज मतलब और, इन आइसगेट की भाषा में एज वेल एज मतलब और, यानी ये या तो या ये। तो अगर आप एलएलपी या कंपनी हो तो क्या है, आप बोर्ड रिजोल्यूशन भी अपलोड कर सकते हो या ऑथोराइजेशन लेटर भी अपलोड कर सकते हो। मैं तो दोनों ही करता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना। एंडोर्स बाय द मर्ज फाइल, एंडोर्स बाय द कंपनी सेक्रेटरी और बाय द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे हमने चर्चा करी कंपनी या एलएलपी में मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी सेक्रेटरी वो साइन करेगी। बोर्ड रिजोल्यूशन की गाइडलाइंस क्या है? नेम ऑफ द पार्टनर्स ऑन द बोर्ड रिजोल्यूशन शुड बी ऑन द सेम एज दैट अवेलेबल ऑन द, हाँ अब प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, एलएलपी हो तो सारे पार्टनर के नाम एमसीए की वेबसाइट से मैच होने चाहिए। गूगल में लिखो एमसीए मास्टर डेटा, कंपनी का नाम डालो, सारा मैच होना चाहिए उधर से। द बोर्ड रिजोल्यूशन शुड बी एंडोर्स बाय द कंपनी सेक्रेटरी अलॉन्ग विथ हीज और हर सिग्नेचर, सील एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। कंपनी सेक्रेटरी है तो उसका मेंबरशिप नंबर भी डलेगा, उसका साइन भी डलेगा और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लगेगा। वेयर द कॉर्पोरेट एंटिटीज रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि आपकी कंपनी या एलएलपी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना कंपलसरी है तो सीएस की साइन कंपलसरी लगे। अगर नहीं कंपलसरी है तो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या मेजोरिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन केस ऑफ एलएलपी से साइन करेंगे तो चलेगा। द एप्लीकेंट शुड बी ऑथोराइज फॉर आइसगेट कस्टम्स, वो भी हो गया। द बोर्ड रिजोल्यूशन शुड हैव बीन टेकन ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ, 6 महीने से पुराना बोर्ड रिजोल्यूशन नहीं चलेगा, ये भी खास ध्यान रखिए। द कॉर्पोरेट एंटिटी शुड बी एंटिटी सील ऑब्लिक स्टैम्प शुड बी फिक्स्ड ऑन द बोर्ड रिजोल्यूशन। कलर लेटर हेड पे सही सिक्का मस्त मारो। बोर्ड रिजोल्यूशन शुड बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द एंटिटी काइंडली रिफर, ठीक है। ऑथोराइजेशन लेटर गाइडलाइंस, ऑथोराइजेशन लेटर में भी सिमिलर ही गाइडलाइन है। म्यूट करना पड़ेगा फ़ोन, कोई कॉल आ रहा है। तो ये पूरी गाइडलाइंस है। ऑथोराइजेशन लेटर में देखो, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या लिखना है। से फॉर एग्जांपल सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन पास एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अगर प्रोपराइटर है तो बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर लिख देना यहाँ पे। ऑफ सो एंड सो फर्म, तो समझ लो आपकी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड लिखो यहाँ पे। हेल्ड ऑन सो एंड सो, डेट लिखो, आज की डेट है 23/10/2023। फिर एट यानी कि आपकी फर्म का रजिस्टर्ड एड्रेस लिखो। रिजॉल्व दैट द नेम ऑफ द एंटिटी हैज डिसाइडेड, मतलब XYZ लिमिटेड हैज डिसाइडेड, या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म XYZ प्रोप्राइटरशिप फर्म हैज डिसाइडेड दैट मिस्टर PQR, नेम ऑफ द ऑथोराइज्ड पर्सन हैविंग पैन नंबर सो एंड सो, PQR का पैन नंबर डालना है, PQR का डेजिग्नेशन डायरेक्टर है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो PQR पैन नंबर उसका और उसका डेजिग्नेशन में प्रोप्राइटर रहेगा। ही इज हियर बाय ऑथोराइज टू साइन एंड सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट। फिर रिजॉल्व फर्दर दैट, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है या पब्लिक लिमिटेड, तो इसके एब्सेंस में कोई और भी साइन कर सकता है, इसके लिए दूसरा पैरा दिया है। रिजॉल्व फर्दर दैट मिस्टर PQR की जगह आप ले लो MNO, मिस्टर MNO, सेकंड पार्टनर का नाम लिखो मिस्टर MNO हैविंग, उसके MNO का पान, MNO का डेजिग्नेशन डायरेक्टर इज ऑल्सो hereby authorized to sign all documents on behalf of the organization in the absence of Mr. PQR। यहाँ पे पूरा PQR का पैन, PQR का डायरेक्टर डेजिग्नेशन लिखना है, यहाँ पे MNO लिखना है, यहाँ पे PQR लिखना है, क्योंकि MNO काम करेगा जब PQR नहीं होगा। और तो फिर यहाँ पे MNO का पैन आएगा और MNO का डेजिग्नेशन डायरेक्टर आएगा। यहाँ पे PQR, यहाँ पे MNO, और दोनों की सिग्नेचर यहाँ बॉक्स में करेंगे और कंपनी का स्टैंप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कंपनी का स्टैंप मारेंगे और यहाँ पे कंपनी का नाम लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अथॉरिटी लेटर भी बनाया। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट PQR, नेम ऑफ द ऑथोराइज्ड पर्सन हैविंग सन ऑफ वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ, तो सन ऑफ वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ हैविंग डेट ऑफ बर्थ सो एंड सो, हैविंग पैन नंबर सो एंड सो, PQR का वो सिग्नेचर इज अपेंडेड बिलो, इज हियर बाय ऑथोराइज्ड टू साइन ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन with IceGate portal of customs and operate all activities on behalf of organization। ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम रखा था? ABC लिमिटेड। सिग्नेचर ऑफ द ऑथोराइज सिग्नेटरी, जो PQR था उसी का सिग्नेचर यहाँ पे ऑथोराइजेशन लेटर पे करना है। नेम ऑफ द ऑथोराइज सिग्नेटरी, PQR का सिग्नेचर करा तो PQR का ब्रैकेट में नाम लिखो। फिर यहाँ पे अगर पार्टनरशिप है ना तो यहाँ पे एक एंटर लगाओ वर्ड में, फिर 2 नंबर लिखो, 2 नंबर में उस पार्टनर का नाम लिखो, फिर ऐसे नीचे इधर कर दो नेम ऑफ द ऑथोराइज सिग्नेटरी, और फिर नीचे सिग्नेचर ऑफ द ऑथोराइज सिग्नेटरी टू वोम ऑथोराइजेशन इज गिवन। लेकिन वहाँ पे जहाँ साइन करो उसकी जगह स्टैंप भी लगा देना, फॉर करके, फॉर वाला स्टैंप लगा देना, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो, यानी कि जितने भी पार्टनर हैं यहाँ पे, नहीं सॉरी माई मिस्टेक, एक मिनट, दैट कॉपी डेटेड,
हाँ बराबर, जो मैंने बोला ना सारे पार्टनर्स का, यहाँ पे सिर्फ PQR का करना है, सारे पार्टनर्स का यहाँ नीचे करना है, माय मिस्टेक। यहाँ पे सिर्फ PQR का साइन करना है और PQR का नाम लिखना है और नीचे स्टैंप लगाना है फॉर वाले का। फिर यहाँ पे इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन डेटेड सो एंड सो ऑथोराइजिंग PQR इज ऑल्सो एनक्लोज हियर विथ। फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, सिग्नेटर एंड नेम ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। फिर यहाँ पे लिखना है, अगर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर समझ लो 15 डायरेक्टर है तो यहाँ पे 8 डायरेक्टर का यहाँ पे नाम आएगा, फिर स्टैम्प, साइन और स्टैम्प ऐसे करके सारों का। अगर पार्टनर है तो सारे पार्टनर, ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 2-3 पेज का कर दीजिए। और भी कोई प्रॉब्लम आए तो आइसगेट कॉल सेंटर पे भी कॉल कर सकते हो और हमको भी कॉल कर सकते हो। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर अग्रवाल कंसल्टेंट का लीगल सहायता.com, जिसमें आप नया कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ROC कंप्लायंसेस, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वगैरह, ये सारी सेवाएं ले सकते हो दोस्तों। ये सारी सेवाओं का मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा। ROC कंप्लाइंसेस हम करते हैं, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, NCLT मैटर, GST रिटर्न, GST रिफंड, जैसे मैंने बताया, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ IGST, एक्सपोर्ट अंडर LUT वगैरह भी करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी काम करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स का लीगल मैटर हो, नोटिस रिप्लाई करना हो, ऑडिट वगैरह भी करवा सकते हैं दूसरे एक्सपोर्ट से। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस एंड एग्जिम प्रोसीजर हम आपको बताएंगे, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना। अब बहुत देशों के साथ भारत देश ने फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट करके रखा है। अगर इंडिया, UAE, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्रिटेन भी अंदर प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म में हो जाएगा। इंडिया, कनाडा तो अभी होल्ड पे आ गया, ये सब करा, वो निज्जर को मार दिया तो किसने मारा वो अलग केस है, तो मैं कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन क्या बात है कि फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से अगर यहाँ का माल UAE जाएगा या फिर UAE का माल यहाँ आएगा तो इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी या फिर कम लगेगी। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना पड़ेगा और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आएगा। उसके लिए आपको एक कॉस्ट शीट और आपका प्रूफ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंडिया में हुआ है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, वो प्रूफ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कॉल करना है दोस्तों। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर लीगल सहायता.com को कॉल करने के लिए 8000028250 पे कॉल कीजिए दोस्तों। मैं हूं आपका अपना लीगल साथी कल्प शाह। फिर आपको RCMC लेनी हो, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस, जितने भी गाइडेंस हैं हम आपको देते। देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारे पास इतने फोल्डर, इतने टॉपिक में हम काम करते हैं। AD कोड, एग मार्क रजिस्ट्रेशन, फिर एमनेस्टी स्कीम DGFT की, फिर आयुष लाइसेंस, बैगेज रूल्स, कैपेक्सिल का लाइसेंस, बायर ढूंढना, बायर फाइंडिंग, सेलर फाइंडिंग, तो बायर लिस्ट आपको देते। फिर कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करते। फिर इसमें क्या है, कोकोनट बोर्ड का रजिस्ट्रेशन करते, कॉफ़ी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन करते, कंपनी LLP इनकॉर्पोरेशन करते, कुरियर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गाइडेंस देते, कॉस्मेटिक्स इंपोर्ट करना है तो इसमें कस्टम में क्या देना पड़ेगा उसका गाइडेंस देते, कस्टम एक्ट कैसे काम करता है, कस्टम टैरिफ कैसे काम करता है उसका गाइडेंस देते, DGFT की एमनेस्टी स्कीम, डिजिटल सिग्नेचर, अगर आपको नया कॉल सेंटर बनाना है तो भी हम आपको DOT का परमिशन ला के देंगे, EBRC कैसे लेनी है, वैसे ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट कैसे करना है, EFC एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, फिर EBC इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, फिर एनफोर्समेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोअर्सन, ठीक है, EPR रजिस्ट्रेशन, एग्जिम के डॉक्यूमेंटेशन बना के देना, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिलवाना, हेल्थ सर्टिफिकेट दिलवाना, एक्सपोर्ट का मार्केटिंग कैसे करना, एक्सपोर्ट की ज्वेलरी कैसे करना, सब प्रोडक्ट का हम आपको ज्ञान देंगे प्लस उसका सर्विस भी देंगे। तो दोस्तों छोड़िए ना लीगल चिंता, अपनाइए ना आपका अपना दोस्त टैक्स साथी लीगल कंप्लायंस पार्टनर लीगल सहायता.com। थैंक यू, हैव अ गुड डे, नमस्ते।